नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे प्रबुद्ध कौन। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अलग अलग जातियों पर अलग अलग वर्ग को साधने में जुट गए। ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर भी हैं। गौरतलब वाली बात यह है कि सारी पार्टियां एक तरह से प्रबुद्ध का खेल खेल रही हैं। ऐसे में वर्ग विशेष को ही प्रबुद्ध का दर्जा दिए जाने से क्या समाज के अन्य वर्ग नाराज नहीं होंगे और क्या इसका खामियाजा पार्टियों को चुनाव में नाराजगी के चलते नहीं झेलना पड़ेगा, ये एक प्रश्न है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अलग अलग जातियों पर अलग अलग वर्ग को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर भी है। यूपी चुनाव को लेकर हर दल ने अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। भाजपा ने रविवार से प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया है, जो कि 20 सितंबर तक चलेगा। वाराणसी में सम्मेलन को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर प्रबुद्ध वर्ग पर पकड़ मजबूत करने के लिए हुंकार भरी, जिसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध सभा के मनोज पांडे के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने की। इस सम्मेलन में मिशन 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए अगले चुनावों के बाद सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल इस वक्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने की और आज बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग विचार सम्मेलन का समापन लखनऊ में हुआ, जिसे खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया। प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधन के दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दलित वर्ग पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। दलितों ने कभी अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। बसपा से जुड़े अन्य वर्ग के लोग गुमराह नहीं होंगे। सपा भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण ब्राह्मण समाज का शोषण हुआ है, जबकि हमारी सरकार में ब्राह्मणों को उचित स्थान दिया गया। प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफ़ी ज़्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर बीएसपी ने इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर पहले चरण के तहत यूपी के लगभग सभी जिलों में विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो बीजेपी व उनकी सरकारी बाधाओं के बावजूद भी जबरदस्त सफल रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर AIMIIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवसुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत करने के लिए अयोध्या आज पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत बदतर है। इस बार हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हमने 60 साल में सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनिज्म बढ़ेगा। कम्युनिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई।
इसका जिम्मेदार कौन है फिर? जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों को प्रबुद्ध जनों की याद आ रही है। राजनीतिक पार्टियां प्रबुद्ध जनों में ब्राह्मण को ही प्रबुद्ध मान रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही प्रबुद्ध हैं? बाकी वर्ग क्या राजनीतिक दलों की नजर में प्रबुद्ध नहीं है? तो आखिर प्रबुद्ध है कौन, नेता या मतदाता? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सभी पार्टियां कर रही हैं प्रबुद्ध सम्मेलन और इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या से की थी। इस आयोजन का नाम रखा गया था ब्राह्मण सम्मेलन, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि कोई भी जाति सम्मेलन नहीं होगा और इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध सम्मेलन रख दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक वर्ग ही प्रबुद्ध है, बाकी वर्ग प्रबुद्ध नहीं है? और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दलित वर्ग हमेशा उनको वोट करता रहा है, उनका एक मजबूत बेस रहा है दलित वोट बैंक, क्या वो उनसे नाराज नहीं होगा? आज जो तस्वीर देखने को मिली समापन के दौरान, मायावती ने इस बात को कहा कि हमने दलित वर्ग ने हमें नहीं छोड़ा है और दलित वर्गों का हमें हमेशा साथ मिला है, आगे भी मिलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपर कास्ट को भी हमेशा बढ़ावा दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अलग अलग जातियों पर अलग अलग वर्ग को साधने में जुट गए हैं। ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर भी हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। भाजपा ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग त्योहार मनाने से डरते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाए जाते हैं। गौरतलब बात यह है कि सारी पार्टियां एक तरह से प्रबुद्ध का खेल खेल रही। ऐसे में वर्ग विशेष को ही प्रबुद्ध का दर्जा दिए जाने से क्या समाज के अन्य वर्ग नाराज नहीं होंगे? और क्या इसका खामियाजा पार्टियों को चुनाव में नाराजगी के चलते नहीं झेलना पड़ेगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, चुनाव में कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सपा बसपा बीजेपी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो दूसरी तरफ मुस्लिमों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने यूपी में जीत का दावा भी किया है। सभी पार्टियां कर रही हैं प्रबुद्ध सम्मेलन। आपको बता दें कि आज प्रबुद्ध सम्मेलन समापन में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर शंखनाद हुआ, गणेश जी की मूर्ति लगाई, वहां पर दिया जलाया गया, चंदन लगाया गया, जय श्री राम के नारे लगे, परशुराम के नारे लगे, तो कहीं ना कहीं 2007 में जिसका जिक्र मायावती खुद कर रही थी कि 2007 में हमने जो उत्तर प्रदेश की दिशा बदली थी और जनता हमारे साथ है और हम आगे 2022 में भी अपनी सरकार बना रहे हैं, इसका दावा भी मायावती ने किया। लेकिन क्या एक पार्टी एक वर्ग को साथ लेने से अन्य वर्ग नाराज नहीं होंगे? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सभी पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे वो सपा की तरफ से हो, चाहे वो बसपा की तरफ से हो। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दूसरे वर्ग जो हैं वो प्रबुद्ध नहीं है? क्या सिर्फ एक ही वर्ग प्रबुद्ध है? और ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि चुनाव में पार्टियों को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। ये तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं आपको, ये समापन की तस्वीरें हैं जहां पर समापन के दौरान आज मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी किया। भाजपा सपा बसपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं और वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही। का चुनाव दिन हाथी प्रदान करके आलिया बहन जी का अभिनंदन और स्वागत करें। विधानसभा चुनाव करीब आते ही हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बहन कुमारी मायावती जी को अभिनंदन करने कार्य करे। माननीय सतीश का चुनाव दिन। और ये तस्वीरें जहां पर हाथी के बाद आपने देखा कि गणपति की मूर्ति भी भेंट की गई यहाँ पर और आज ये नारा भी दिया गया। सपा बसपा बीजेपी
सभी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी दलों ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास तेज कर दिया है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सपा और बसपा के चल रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों के बीच अब भाजपा की सभी जाति वर्ग से आने वाले प्रबुद्ध जन को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन की शुरुआत रविवार से की गई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत अन्य भाजपा नेताओं ने 18 संगठनात्मक महानगरों में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित किया। बता दें कि 20 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये सम्मेलन आयोजन होंगे। सीएम योगी ने सम्मेलन के तहत वाराणसी में संबोधित किया और सीएम योगी ने कहा कि देश में 1947 से सरकारें चली आ रही हैं। इतने लंबे समय बाद भी सरकार का विकास का विजन तय नहीं हो पाता था। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती थीं। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद भारतीयता से जुड़े लोगों को हतोत्साहित किया गया है। सपा, बसपा, बीजेपी, एआईएमआईएम सभी सम्मेलन कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रबुद्ध कौन। और इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज जो नज़ारा देखने को मिला प्रबुद्ध सम्मेलन में और मायावती आज जब पहुंची, जय श्री राम के नारे आज सुनाई पड़े, गणपति बप्पा की मूर्ति नजर आए, प्रबुद्ध सम्मेलन, और सबसे बड़ी बात यह है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रबुद्ध है कौन? देखिए, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में 2007 से पहले ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं और उसमें शंख, घंटा, घड़ियाल कायदे से बजते थे। वहाँ पर पूरा जयदीप्तिमान हो उठता था और उसका नतीजा ये रहा, उसका फायदा ये मिला कि 2007 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी। 206 विधायक चुन करके आए थे। हालांकि हम लोग उस समय कयास लगा रहे थे कि सरकार तो बसपा की बनने जा रही है, लेकिन शायद 10-20 विधायक कम पड़ जाएं और 20 विधायक अगर वो कम पड़ेंगे तो वो किसकी मदद लेंगी, ये हम लोग कयास लगा रहे थे। लेकिन करिश्मा दिखाया और उस करिश्मा दिखाया कि ब्राह्मणों ने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण एक ऐसी कौम होती है जो स्लॉग ओवर में आकर के बैटिंग करती है और जो बैटिंग का मतलब ये कि जो लास्ट मोमेंट पे रन चाहिए होते हैं वो स्कोर कर देती है और किसी भी टीम को जिताने का मादा रखती है। वही कुछ किया यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों ने और मायावती को ये पूरा मैच जिता दिया, ऐतिहासिक जीत दिला दी, क्योंकि उससे पहले कभी भी बसपा की बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। तो ये ब्राह्मणों का ही करिश्मा था कि उन्होंने ये कर दिखाया। एक बार फिर बसपा सुप्रीमो और मायावती उसी रास्ते पर चल निकली है, लेकिन इस बार उनका स्वरूप और ज्यादा तीखा है, बड़ा आक्रमणकारी है। जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं, उनके जो लेफ्टिनेंट हैं मिश्रा जी, वो आरोप लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जो हिंदुत्व की चैंपियन है, जो मंदिर मस्जिद की चैंपियन है, उसी पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर तोड़े गए, उस मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। बनारस के मंदिरों का वो जिक्र कर रहे थे, जो गलियारा चौड़ा करने के कारण वहां पर तमाम मंदिर थे उनको तोड़ा गया, उनको वहां से हटाया गया और उसके बाद में उस जो बाबा विश्वनाथ हैं उनके कॉरिडोर को बड़ा किया गया जिससे लोग आसानी से उनके दर्शन कर सकें। लेकिन इसके लिए वहां पर जो आसपास के तमाम मंदिर थे उनको वहां से शिफ्ट किया गया। सतीश चंद्र मिश्रा का ये कहना था कि उनमें मंदिर थे, वहां पर मंदिरों में मूर्तियां थी, मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे में उनको हटाना ये पाप का काम है। वो यहीं पर नहीं रुके, वो चित्रकूट तक भी गए और दूसरे धार्मिक जिलों में भी गए, वहां की भी याद दिलाई कि कैसे वहां की स्थितियां बदतर हैं और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही वहां की स्थितियों को बदल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ब्राह्मण इस बार करिश्मा कर पाएंगे, क्योंकि इस बार की स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल जुदा हैं। पिछली बार यशवी मामला सिर्फ सपा और बसपा के बीच में था, तो सपा से एज लेने के लिए बसपा ने ये एक रणनीति बनाई थी जिसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल जुदा हैं।
इस बार उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जो इसकी चैंपियन मानी जाती है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या ब्राह्मण उनके पास आएगा, क्या ब्राह्मण उनके लिए जीत दर्ज कराएगा, ये अभी भी थोड़ा सा रुक करके देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार भाजपा में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का चेहरा हमेशा से रहा, 2007 में उस समय नरेंद्र मोदी का उदय नहीं हुआ था और आज हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग उनकी पावर है, वो सामने नजर आती है। अब लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आती है वो ये कि जिस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, लेकिन क्या एक वर्ग को साधने से अन्य वर्ग नाराज नहीं होंगे? चाहे बसपा की अगर हम बात करें तो हमेशा वो दलित वर्ग को लेकर हमेशा दिखी है, काम करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से एक हमेशा नजर आया है, दलितों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। तो क्या आज एक वर्ग को साधने से ये वोट बैंक खतरे में नहीं पड़ सकता है? सर, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं प्रबुद्ध कौन, इस पर चर्चा आगे हम करेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदले, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सवाल वही है, आखिर प्रबुद्ध कौन? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अलग अलग जातियों पर, अलग अलग वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर भी हैं। गौरतलब बात यह है कि सारी पार्टियां एक तरफ से प्रबुद्ध का खेल खेल रही। ऐसे में वर्ग विशेष को ही प्रबुद्ध का दर्जा दिए जाने से क्या समाज के अन्य वर्ग नाराज नहीं होंगे? इसका खामियाजा पार्टियों को चुनाव में क्या नाराजगी के चलते नहीं झेलना पड़ेगा? ये एक यक्ष प्रश्न है और हमारे साथ इसी पर पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल था, क्या अन्य वर्ग नाराज नहीं होंगे एक वर्ग को साधने से? बहुत शानदार सवाल पूछा यशी आपने, बहुत ही मौजूद सवाल है। लेकिन हम इस सवाल का जवाब दें उससे पहले अपने जो हमने एक कार्यक्रम रखा है उसका लोगों को उस पर विस्तार से बताना जरूरी है। प्रबुद्ध कौन? ये सबसे मौजूद सवाल है। ये भी बहुत मौजूद सवाल इसलिए है क्योंकि प्रबुद्ध तो ब्राह्मण को ही माना जाता है। इस बात में किसी को कोई शक, शुबा या शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हजारों साल से ब्राह्मण ही पढ़ता है, लिखता है और सारे पढ़ाई लिखाई के काम करता है। ये अलग बात है कि अब पिछले 2-3 दशक से कुछ दलित और पिछड़े और मुसलमान या अल्पसंख्यक हम कहें,
वो भी पढ़ने लगे हैं। इनको हम नौ पढ़ाकू कह सकते हैं, लेकिन असली पढ़ाकू, जो असली पढ़ने वाला, जो समाज को दिशा और दशा देने वाला है, जिसने हजारों साल से हम कह सकते हैं कि राज किया है और समाज को आगे बढ़ाया है, वो ब्राह्मण ही है। इसलिए इस बात में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि प्रबुद्ध वर्ग जो है वो ब्राह्मण ही है। और यही कारण है कि अपनी कम संख्या होने के बावजूद, अपनी कम जनसंख्या होने के बावजूद वो बड़े वर्ग को लीड करता है, बड़े वर्ग को मोड़ने की ताकत रखता है, सबको एक साथ लाने की ताकत रखता है और लगातार ये काम वो कर रहा है। आप देखिए, मात्र अगर हम बात करें कितने परसेंट हैं, तो अलग अलग इसके दावे किए जाते हैं। 3% से लेकर के 17% तक होने की बात की जाती है, लेकिन विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सांसदों की संख्या प्रबुद्धों की बढ़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ना सिर्फ वो अपने लोगों को वोट करते हैं, बल्कि दूसरे लोगों का वोट भी पाने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो रही बात, कहते हैं कौन है प्रबुद्ध, ये है प्रबुद्ध, वो प्रबुद्ध ब्राह्मण है, इसमें कोई शक और शंका किसी को नहीं होना चाहिए। अब यशी, जो आपने सबसे बड़ा सवाल पूछा, सबसे मौजूद सवाल पूछा, वो यही कि क्या इस वर्ग को साथ में लाने से दूसरे वर्ग कहीं नाराज नहीं हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो नया वर्ग पढ़ करके आया है उसको लगता है कि ये वो वर्ग है जिसने हमारे हक हुकूक पर डाका डाला है और हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, हमको पढ़ाई नहीं करने दिया, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसीलिए कांशीराम अंबेडकर से लेकर के कांशीराम ने, हम वर्तमान की बात करें, जो एक पूरा आगे कैंपेन चलाया और एक बहुत बड़ी बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब 2006 में कांशीराम की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के उपरांत मायावती को लगा कि अब इसमें कुछ नया करना चाहिए और मायावती ने कॉम्बिनेशन चेंज किया, डीएम का फार्मूला लगाया, यानी कि डीबी का फार्मूला लगाया, यानी कि दलित और ब्राह्मण का फार्मूला उन्होंने चलाया, जिसमें उनको जीत भी दर्ज हुई। लेकिन उसकी वजह से जो आपका सवाल था यसी, वो बहुत मौजूद इसलिए था कि तमाम लोगों की नाराजगी भी हुई और बहुत सारे जो कैडर के लोग थे वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके चले गए। राजभर जैसे लोग जो पिछली विधानसभा में अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया, अपने बेटे को समाजवादी पार्टी में भेज दिया, ये कहकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम बहुजन के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और अब समाजवादी पार्टी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमें समझना होगा। यसी कारण बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सपा से हमारी लड़ाई है और सपा और बसपा आपस में मिल करके खेल कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी चाहती कि वो इस खेल की प्रमुख बने और इसीलिए वो सपा पर भी कटाक्ष कर रही हैं, भाजपा पर भी ताने तंज कर रही हैं, जिससे कि वो फाइट में रह सकें। यशी जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो कहीं ना कहीं आपने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रबुद्ध कौन है। प्रबुद्ध तो ब्राह्मण वर्ग है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या ये वो वर्ग नाराज नहीं होंगे जिनको अभी तक आप साधते आए हैं, या उनके बलबूते पर ही आपने चुनाव जीते। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रबुद्ध कौन। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से सियासी दल अलग जातियों पर, अलग अलग वर्ग को साधने में जुट गए हैं, ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर भी हैं। और जैसे कि प्रदीप सर ने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण वर्ग ही है, लेकिन क्या जो अन्य वर्ग हैं वो इस बात से नाराज नहीं होंगे। देखना होता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके सर ताज सजेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं